हेलो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री जो यूनिट 5 है हमारा लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे द्रवों की संरचना के बारे में। ठीक है, कि द्रव की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, ये क्या होता है। ठीक है, तो आज हम द्रवों की संरचना के बारे में बहुत ही आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं आपका जो यूनिट 5 लिक्विड स्टेट है द्रव अवस्था, उसमें देखते हैं द्रवों की संरचना के बारे में। ठीक है, जो आपका लिक्विड होता है उसके बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं लिक्विड की। तो देखो लिक्विड की बात करें तो देखो क्या कह रहे हैं, आप नीचे पढ़ो। कह रहा है द्रवों के गुण ठोसों के गुणों से ज्यादा समानता दर्शाते हैं। मतलब बात करें कि जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किससे, सॉलिड की प्रॉपर्टी से क्या होती है, मिलती जुलती होती है। ठीक है, मतलब कि जो द्रवों के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस के गुण से मिलते हुए होते हैं। देखो आगे देखते हैं। अब देखो आगे कह रहा है ठोस और द्रव रूप साथ साथ एक निश्चित ताप पर पाए जा सकते हैं। मतलब कि ये जो आपका ठोस है और द्रव है, ये साथ साथ एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर पाए जा सकते हैं। जैसे मान लो H2O है। ठीक है, H2O आपका ये क्या है, H2O फॉर्म जो होगा आपका, ये जो द्रव, इसका एक द्रव फॉर्म हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, बर्फ। ठीक है, बर्फ का मतलब सॉलिड और द्रव का मतलब आपका वही लिक्विड। ठीक है, तो दो अवस्थाएं इसकी हो सकती हैं। तो कह रहा है ठोस और द्रव एक साथ निश्चित तापमान पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित तापमान होगा जिस पर आपका H2O बर्फ के रूप में होगा और एक निश्चित तापमान होगा जिस पे आपका H2O द्रव के रूप में होगा। ठीक है, तो ये बात होती है इस पे। ठीक है, तो यही चीज कहा गया कि ठोस और द्रव रूप साथ साथ एक निश्चित तापमान पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। कह रहा है यह ताप, यह टेम्परेचर द्रव के लिए हिमांक तथा ठोस के लिए गलनांक कहलाता है। क्या बात हुई कि यही टेम्परेचर आपका जो होता है द्रव के लिए, लिक्विड के लिए हिमांक कहलाता है तथा ठोस के लिए गलनांक कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल पे अभी बता रहे थे कि आपका जैसे H2O है आपका लिक्विड फॉर्म में जब होगा और फिर दूसरा सॉलिड फॉर्म में होगा। देखो आप, आपको अगर लिक्विड से सॉलिड पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को आपको कम करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर कम करोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका द्रव के लिए क्या कहलाएगा, हिमांक। ठीक है, और अगर यही सॉलिड को आप गला दो, ये जो बर्फ फॉर्म है इसका, इसको आप गला दो तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा आपका इसी सॉलिड के लिए। ठीक है, तो वही चीज कहा गया कि यह ताप द्रव के लिए हिमांक तथा ठोस के लिए गलनांक कहलाता है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है, कहा गया पहले कि ठोस और द्रव रूप साथ साथ एक निश्चित तापमान पर पाए जा सकते हैं। फिर आपसे कहा गया यह ताप द्रव के लिए हिमांक तथा ठोस के लिए गलनांक कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये बात होती है। ठीक है, ठोस और द्रव की कह रहे हैं। ठीक है, तो द्रव देख सकते हो, द्रव क्या होता है, द्रव आपका जब आपका द्रव आपका ठोस में बदलने के लिए क्या होता है, उस पे हिमांक होता है, जो तापमान होता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि द्रव से ठोस बदलने के लिए क्या, उसका टेम्परेचर कम होता है तब वो जाके ठोस बनता है। ठीक है, अब आगे देखो। कह रहा है प्रत्येक द्रव के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस आकर्षण को अंतरा अणु आकर्षण कहते हैं। ठीक है, जो द्रव के अणु होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण बल को हम लोग अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी द्रवों की बात। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो आप देख सकते हो, आपका यहाँ पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो देख सकते हो आपका जो सॉलिड होता है, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर बर्फ है आपका। ठीक है, तो ये जो सॉलिड फॉर्म होता है इस पे जो अणु होते हैं, इसकी संरचना में जो अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। आप देख सकते हो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके, ये बहुत ज़्यादा ही पास पास रखे हुए हैं। ठीक है, एकदम निकट निकट रखे हुए हैं। ठीक है, और अगर बात करें लिक्विड, जैसे आपका वही द्रव हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो इसमें अणु जो है थोड़ा दूर दूर रखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो अणु जो है थोड़ा दूर दूर रखे हुए हैं। और बात करें गैस की, तो गैस में अणु देख रहे हो बहुत ज़्यादा दूर दूर रखे हुए हैं। मतलब कि आपका ठोस में एकदम पास पास है, फिर उससे दूर लिक्विड में, फिर उससे दूर गैस में। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाएं होती है आपकी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, आप देखो ये जो आपका अंतराणु का आकर्षण है ये तीनों में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। बात करें देखो कैसे, तो देखो जैसे आप गैस में देख रहे हो, इस पे क्या होता है, बस ये होता है कि किसी में कम पाया जाता है, किसी में ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा गैस के अणु जो है थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो इसमें जो आकर्षण होता है वो थोड़ा कम पाया जाता है। और लिक्विड की बात करें तो इसमें उससे पास है, तो इसमें आकर्षण ज़्यादा पाया जाता है थोड़ा उससे। ठीक है, तो और सॉलिड में देख सकते हो। ठीक है,
ठीक है। और सॉलिड में क्या होता है, सबसे मतलब ये जो अणु आपके मॉलिक्यूल जो निकट निकट है, पास पास है, इस कारण से इस पे क्या होता है, आपका जो अंतराणु का आकर्षण है ये अधिक पाया जाता है। और लिक्विड और गैस में थोड़ा कम कम, ठीक है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, ठीक है। तो पहले ये समझ लो सॉलिड में क्या होता है, आपका जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, और उससे कम अपेक्षा पे आपके लिक्विड में होते हैं, और उससे कम पे आप पे गैस पे होते हैं, गैस में थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। अब आगे देखते हैं। आप देखते हैं ठोस, द्रव और गैसों में संरचनात्मक अंतर, कि जो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस है इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। देखो जैसे पहले बात करें, पहला अंतर इसका अंतराण्विक बल, ठीक है। अंतराण्विक बल इसका एक गुण है, जिसमें देखते हैं ठोस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है और गैस में क्या होता है, ठीक है। तो तीनों पे देखते हैं। बात करें अगर ठोस में, तो ठोस में आपको पता है जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक आकर्षण होता है, वो सबसे अधिक होता है। अभी आपको बताया कि जो आपका ठोस था उसमें क्या था, अणु ज्यादा नजदीक नजदीक थे, जिस कारण से उनमें आकर्षण क्या था भैया, ज्यादा था। और अगर बात करें द्रव की, तो द्रव में क्या होता है, इसमें मध्यम होता है, मतलब कि या आप लिख सकते हो ठोस की अपेक्षा कम, ठीक है। और अगर बात करें गैस की, तो इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे कम आकर्षण होता है। ठोस में हमने देखा सबसे ज्यादा आकर्षण था, क्योंकि अणु ज्यादा पास पास थे। द्रव में क्या है, उससे कम, और गैस में सबसे कम, ठीक है। तो ये बात होती है आपकी, ठीक है, कि अंतराण्विक बल की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका कह रहा अणुओं की गति, कि जो अणु है उनकी गति पे क्या प्रभाव है। तो देखो अगर बात करें ठोस पे, कि ठोस की गति कैसी होती, तो सबसे कम होती, मतलब कंपनात्मक गति। आपको पता है कि जो ठोस होता है उस पे क्या होता है, आपका अणु ज्यादा पास पास होते हैं। तो जब पास पास होंगे तो आप खुद से सोचो कि वो अणु कहाँ जा पाएंगे, ज्यादा गति वो कर नहीं पाएंगे। तो उनकी गति क्या होती है, कंपनात्मक, मतलब कंपन करते हुए गति करते हैं, ठीक है। तो सबसे कम गति होती है आपके ठोसों की, ठीक है। ठोसों की गति सबसे कम होती, कंपनात्मक गति होती है। और बात करें द्रवों की, कि द्रव में कैसे होती, तो इसमें गैस, मतलब अगर सबसे पहले बात करते गैस की, तो गैस की जो गति होती है सबसे अधिक होती है, और इसमें तीनों प्रकार की गति पाई जाती है। कौन कौन सी, कंपनात्मक, घूर्णनात्मक और आपका स्थानांतरी गति, ठीक है। तो गैस में सबसे अधिक गति होती है, क्योंकि आपको पता है उसमें अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और वह आसानी से गति कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो आपकी गति होती है, आपकी जो स्पीड होती है, या कह सकते हो वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा अधिक होती है। और तीनों प्रकार की गति पाई जाती है, कंपनात्मक, घूर्णनात्मक और स्थानांतरी। और द्रव की बात करें, तो द्रव जो लिक्विड होता है आपका, उसमें क्या होता है, गैसों से कम गति होती, मतलब होती तीनों गतियां हैं, कंपनात्मक, घूर्णात्मक और स्थानांतरी, लेकिन गैसों से थोड़ा कम होती। ठोस में सबसे कम होती, क्योंकि उसमें अणु ज्यादा पास पास। द्रव में थोड़ा उससे ज्यादा। सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, गैस में आपकी गति ज्यादा होती, क्योंकि उसमें अणु सबसे ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है, अणु ज्यादा दूर है। और बात करें द्रव की, तो द्रव में थोड़ा पास होते हैं, और ठोस की बात करें तो एकदम ही पास होते हैं, ठीक है। तो ये होती गति की बात। अगला नंबर पॉइंट देखो, अणुओं की अव्यवस्था, ठीक है, कि अणु कैसे अव्यवस्थित, किसमें ज्यादा होते हैं, किसमें कम होते हैं, ठीक है। तो बात करें अणुओं की अव्यवस्था की, तो देखो यहाँ पे आपका अणुओं की अव्यवस्था की बात करें आपका, तो यहाँ पे कह रहा है सबसे कम किस पे होती है आपकी अणुओं की अव्यवस्था। सबसे कम जो होती है आपकी, ये ठोस पे होती है। ठोस पे अणुओं की अव्यवस्था सबसे कम होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका लें, जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl है, अगर आप इसको देखोगे तो आपका यहाँ पे Na होता है, फिर Cl होता है, फिर आपका Na होता है, फिर Cl होता है, ठीक है। इस टाइप से आपका पूरा इसका एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो इस पे आप देखोगे कि जो इसकी व्यवस्था होती है एकदम, ये होती है कि Na के बाद ही Cl आएगा, Na के बाद Cl आएगा, फिर Cl के बाद Na आएगा, और फिर Na के बाद Cl, और Cl के बाद Na। तो एक इसकी निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है, कि एक नियमित व्यवस्था होती है, इसमें अव्यवस्था बहुत कम होती है, ठीक है। और आपकी बात करें आपका द्रव में, तो इसमें ठोसों की अपेक्षा कम, मतलब ठोसों की अपेक्षा कम व द्रवों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। मतलब इस पे जो आपकी गैस, ठीक है, आपकी जो द्रव है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, ठोसों की अपेक्षा कम होगा, ठीक है। ठोसों की अपेक्षा क्या होगी, गति कम होगी। ये जो द्रव होते हैं इसमें क्या होती है, अणुओं की जो अव्यवस्था होती है वो ठोसों की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। ठोस में सबसे कम होती है, फिर द्रव में होती है आपकी, और फिर सबसे अधिक जो अव्यवस्था होती है वो गैस में होती है। क्यों,
क्योंकि आपको पता है कि गैस में अणु क्या है, ज़्यादा दूर दूर ऐसे होते हैं, तो उस पर कोई व्यवस्था नहीं होती कैसे होने, ठीक है। तो इस सबसे ज़्यादा अव्यवस्था आपकी गैस में होती है, फिर उसके बाद आपकी द्रव में होती है, और फिर उसके बाद आपकी ठोस में होती है, ठीक है। अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, आकार। तो आकार की बात करें तो ठोस का आकार जो होता है उसकी निश्चित ज्यामिति होती है। अभी आपको बताया कि Na के बाद Cl और Cl के बाद Na कैसे आते चले जाता है, ठीक है। तो ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है, और द्रव की बात करें तो द्रव में भी अनिश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है। मान लो लिक्विड फॉर्म है तो उसमें नहीं पता कि कैसे आपका, जैसे H2O को मान लो, तो उसमें मॉलिक्यूल्स पे नहीं पता कि कैसे आपकी ज्यामिति कैसी, तो उस पे क्या होती है, अनिश्चित ज्यामिति होती है। और इसी प्रकार गैस जो होती है आपकी, उसमें भी कोई वो नहीं होता कि ज्यामिति कैसी होगी, एक निश्चित ज्यामिति नहीं, अनिश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है। और इसी प्रकार से बात करें आयतन की, तो ठोस है आपका, अगर ठोस की बात करें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका बर्फ है, ठीक है, तो ये एक ठोस है। द्रव की बात करें आपका, जैसे जल हो गया द्रव, ठीक है। अगर द्रव को आप भरना चाहो तो एक बर्तन में भर सकते हो, तो उसका एक आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। बर्फ को आप कहीं रखना चाहो तो उसका आयतन क्या होगा, एक निश्चित होगा। लेकिन गैस को आप कहीं पे इकट्ठा नहीं कर सकते, मतलब कि कर सकते हो बीकर ईकर पे, लेकिन अगर बात करें तो गैस जैसे आपकी ऑक्सीजन है, तो वो क्या है, पूरे उस पे है, ठीक है। तो उसकी कोई आयतन निश्चित नहीं है कि वो कितने में रह सकती है, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। तो ये बात है, देख सकते हो ठोस, द्रव और गैस में संरचनात्मक अंतर की, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपकी बात थी, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस में इसके अंतर क्या है, द्रवों की संरचना क्या, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखा हमने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।